चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक नंबर 4 जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट चैप्टर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आप सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सबको निकालना सीखेंगे। कोऑर्डिनेट के अंदर पॉइंट चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से ही आते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारे पास सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को हिंदी में हम लोग केंद्रक भी बोलते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है समझें। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, ठीक है। इसके सामने इस वाले साइड के मिड पॉइंट को डी, इसके सामने इस वाले मिड पॉइंट को ई, इस वर्टिस के सामने मिड पॉइंट को एफ। ये मिड पॉइंट है, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर लिखना चाहें तो डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक, ओके। अब हमने क्या करा कि ए से डी को जोड़ा, मतलब वर्टिस से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को हमने जोड़ दिया। ऐसे ही बी से ई को जोड़ा, ऐसे ही सी से एफ को जोड़ा। हमने देखा कि ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होकर जाती हैं। किसी भी ट्राइंगल की तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होकर जाती हैं तो वो तीनों लाइन कॉन्करेंट होती हैं। ये तो लाइन की प्रॉपर्टी है कि 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास होकर जा रही हैं तो वो सारी लाइन कॉन्करेंट पॉइंट, कॉन्करेंट लाइंस कहलाती है। लेकिन ये जो ए से हमने सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जोड़ा, जो हमें ए डी मिला, बी ई मिला, सी एफ मिला, ये मीडियंस है। मिड पॉइंट से बनी मीडियंस, यानी कि ए डी, बी ई एंड सी एफ क्या है हमारे पास? ये आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी की मीडियंस है। तो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या बनी? सेंट्रॉइड की डेफिनेशन ये बनी कि किसी भी ट्राइंगल की 3 मीडियंस, क्योंकि कितने वर्टेक्स हैं? 3, तो मीडियन कितनी मिलेंगी? 3। तो किसी भी ट्राइंगल की 3 मीडियंस एक ही पॉइंट पर कट करती हैं, वो पॉइंट उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहलाता है। ठीक, यानी कि डेफिनेशन आप समझना चाहें समझ लीजिए बस केवल, कि किसी भी ट्राइंगल की तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे कट करती हैं, वो पॉइंट उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहलाता है। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑल 3 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, दिस कॉन्करेंट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। वो इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहलाता है। इसको नाम आप जी दे दीजिए। ए के कोऑर्डिनेट आप x1 y1 मान लीजिए, बी के x2 y2, सी के x3 y3। तो जो g होगा सेंट्रॉइड होगा, वो होगा तीनों को x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। सेंट्रॉइड निकालना बहुत इजी है कि तीनों वर्टिसेस को जोड़िए, 3 से डिवाइड करिए। x निकालने के लिए तीनों को y वाले को जोड़िए, 3 से डिवाइड कर लीजिए, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकल के आ जाएगा। तो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्लियर। सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं ये क्लियर। सेंट्रॉइड के लिए आपको तीनों वर्टिसेस अगर दे रखे हो तभी आप सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। ठीक है ना, हम एक ऐसी मेथड सीख लेते हैं। अगर हमें सेंट्रॉइड नहीं पता, फॉर्मूला नहीं निकालना, मीडियन दे रखी हो तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने तो ना मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी ए डी की इक्वेशन पता है, बी ई की इक्वेशन पता है, दोनों को सॉल्व कर लो, जो उनका पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड कहलाएगा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड की एलिमेंट्री डेफिनेशन क्लियर हो गई, फॉर्मूला क्लियर है कि सेंट्रॉइड हम कैसे कहते हैं ना। प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी सेंट्रॉइड की फर्स्ट, ये जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियंस की लेंथ को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि ए जी रेशो जी डी 2:1 होगा, यानी कि सेंट्रॉइड डिवाइड
मीडियन इन 2:1। अगर AG रेशो GD 2:1 है तो BG रेशो GB 2:1 होगा, CG रेशो GFP क्या होगा 2:1 होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर मैं इन ट्राइंगल के मिड पॉइंट को, साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ के ट्राइंगल बना लूं तो इनका जो सेंट्रॉइड होगा, मतलब मैंने क्या करा DEF को जोड़ा और एक ट्राइंगल बना लिया, तो इनका जो सेंट्रॉइड होगा और जो पूरे ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होगा वो एक ही होगा, यानी कि इसको हम ऐसे कहेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल DEF। मतलब ABC का जो सेंट्रॉइड है और DEF का जो सेंट्रॉइड है वो एक ही पॉइंट है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इससे एक एरिया कंक्लूजन भी निकलता है कि इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF is 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। नाउ इसके बाद ये पॉइंट्स क्लियर हो गए 3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ कि अगर मुझे मिड पॉइंट दे दिए जाए, सपोज करो α1 β1 α2 β2 α3 β3, मुझे क्या दे दिए गए, किसी भी ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट दे दिए। अब मुझसे पूछा जा रहा है ए क्या है। वैसे निकाल सकते हैं, ए को कुछ माने सी को कुछ माने, मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं, ऐसे 2 इक्वेशन मिलेंगी, 4 फिर 4 फिर 4 सॉल्व करो लंबा। लेकिन एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं मैं आपको कि अगर आपके पास साइड्स के मिड पॉइंट पता है तो ए निकालने का तरीका क्या है कि α3 β3, हाँ ठीक है, ए निकालने का तरीका ये है, ए निकालना है, इन दोनों को जोड़ो, सामने वाले को घटाओ। यानी कि अगर मुझे ए निकालना है तो α2 + α3, इन दोनों को जोड़ा, सामने वाले को माइनस करा, ठीक, कॉमा β2 β3 माइनस किया बीटा, बी निकालना है तो α1 + α3 माइनस किया α2, β1 + β3 β1 + β3 और माइनस किया बीटा। सी निकालना है इसको और इसको, α2 माइनस α3 β1 + β3 β1 + β2 और माइनस। तो ये आपने अगर किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट गिवन है साइड्स के, तो आप उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया वो आप लोगों को। ठीक है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है बता दिया, सेंट्रॉइड निकालते कैसे है, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टीज और सेंट्रॉइड की एलिमेंट्री थ्योरम जो कि मिड पॉइंट दे रखे हो तो डायरेक्ट शॉर्टकट लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में। नेक्स्ट आर्टिकल, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, पहले हम बात करते हैं इन सेंटर की समझने वाली डेफिनेशन जो कि हमें जल्दी समझ में आ जाती है। किसी भी ट्राइंगल की तीनों इंटरनल साइड को टच करके जाने वाले सर्किल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं। किसी भी ट्राइंगल की तीनों इंटरनल साइड अंदर से को टच करके जाने वाले सर्किल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं। ये तो हुआ जो आपको देखने को समझ में आ रहा है। टेक्निकल डेफिनेशन, किसी भी ट्राइंगल की तीनों इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब जो कि अंदर वाले एंगल को आधा करके जाए, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर
किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटरनल, तीन एंगल है तो तीन ही इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर मिलेंगे। किसी भी ट्राइंगल के तीन इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर का कॉन्करेंट पॉइंट एक होता है, या इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर मिलते हैं और वो पॉइंट उस ट्राइंगल का इन सेंटर कहलाता है। समझने वाली डेफिनेशन, किसी भी ट्राइंगल की तीनों इंटरनल साइड को टच करके जाने वाले सर्किल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन, कि किसी भी ट्राइंगल की तीनों इंटरनल साइड, तीनों इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर कॉन्करेंट होते हैं, एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, वो पॉइंट उस ट्राइंगल का इन सेंटर कहलाता है। अब ए के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 गिवन है, बी के x2 y2, सी के x3 y3 कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इससे ये वाली लेंथ निकाल ली, इसको स्मॉल ए मान लो, ये वाली लेंथ को b और ये वाली लेंथ को स्मॉल सी मान लो। तो i निकालने का फॉर्मूला, i कैसे निकलेगा? i निकलेगा a का मल्टीप्लाई इसके साथ करो ax1, b का मल्टीप्लाई इसके साथ करो bx2, c का मल्टीप्लाई इसके साथ करो cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, फिर a y1, a का मल्टीप्लाई y1 के साथ, b y2, c y3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास इन सेंटर निकल के आ गया किसी भी ट्राइंगल का, जब आपके पास वर्टिसेस गिवन हो और ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ गिवन हो। क्या करा आपने? a x1, b x2, c x3, a प्लस बी प्लस सी, a y1, b y2, c y3, a प्लस बी प्लस सी। यह आपने कब लगाया? जब आपके पास किसी ट्राइंगल की वर्टिसेस गिवन हो और उससे आपने ट्राइंगल के साइड्स निकाल लिए। तो इन सेंटर का डेफिनेशन क्लियर, एलिमेंट्री फॉर्मूला क्लियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है ना, इन सेंटर की प्रॉपर्टीज। पहली, किसी भी ट्राइंगल का इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, जैसे मैंने कहा ये ए बी सी और ये पॉइंट है डी, तो किसी भी ट्राइंगल का इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी, साइड्स की लेंथ है, ए के सामने बी है, तो किसी भी ट्राइंगल का इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी साइड्स की लेंथ के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब कि जैसे हमने ए का इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर खींचा, ए बना सी और बी लेंथ की साइड से, तो इसका जो रेशियो आएगा वो भी सी और बी आएगा, यानी कि बी डी रेशो डी सी आएगा, वो भी सी रेशो बी निकल के आएगा। ऐसे अगर मैं ऐसे समझूं कि बी का बाइसेक्टर मैंने खींचा, ये ई पॉइंट हो गया, तो मेरे को मालूम है कि जो ए ई रेशो ई सी होगा, ए ई का रेशो ई सी के साथ, तो ये बना किससे? सी और ए साइड से लेके, तो ये सी रेशो ए होगा। अब इसी तरह अगर मैंने ये देखा कि ये इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है, ये इसको एफ पे कट कर गया, तो मैं बोलूँगा कि ए एफ रेशो बी एफ इक्वल्स टू होगा, ये साइड बी है और ये साइड कितनी है? ए है, तो हम बोलेंगे बी रेशो ए। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं। कि प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी ट्राइंगल के किसी भी ट्राइंगल का इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी साइड की लेंथ में के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये होता है, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आया, सपोज करो हमसे कहा गया कि ये ए गिवन है 1,2, ये 3,4, सपोज ऐसे ही ले रहा हूँ -4,5, मन से मान लिया। कहता है कि इस ए बी और सी में ए का इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो। तो भाई इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ये हुआ जो कि डी से कट करेगा, यानी मुझे जो इक्वेशन निकालनी है, मुझे ए डी की इक्वेशन निकालनी है। तो
भाई एडी की इक्वेशन निकालने के लिए आपको ए पॉइंट से पता क्या नहीं है, डी कैसे निकलेगा? सपोज ये लेंथ 4 आ गई, ये लेंथ 3 आ गई, सपोज माना है ऐसी मन से, ये 4 और ये 3, तो हमें पता है कि ये इसको 4 और 3 के इंटरनल रेशियो में डिवाइड करेगा। सेक्शन फॉर्मूला हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, तो इनमें फॉर्मूला लगा के हम डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। जब हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट आ गए तो 2 पॉइंट से पास होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आप वैसे भी जानते हैं, तो आप इसको लगा के एडी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, अब चूंकि इसका नाम है इन सर्किल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं। अब जब भाई सर्किल है तो रेडियस भी होगी। रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है इसका? रेडियस को कहते हैं हम इन रेडियस। देखो हम लोग बात करते हैं तो ये ट्राइंगल, इसका जो तीनों को टच किया, आई स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है डेल अपॉन एस। डेल क्या होता है? डेल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, या तो आप इसको हीरोस फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जिसको हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और एस क्या होता है आप जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये एस होता है। तो आप इस फॉर्मूले को लगा के किसी भी ट्राइंगल की इन रेडियस को भी निकाल सकते हैं। इन रेडियस के कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के अंदर ड्राइव होते हैं, उन फॉर्मूलों को भी मैं बता देता हूँ। इन रेडियस निकालने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, देखें और देखें फॉर्मूले देखें। देखो ये इन रेडियस का एक फॉर्मूला, ये अगर एंगल गिवन है और इसके सामने ए, ये बी गिवन है बी, सी के सामने सी, तो एस इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है नहीं, आर इक्वल टू एस माइनस ए टेन ए बाई 2 एंगल, एस माइनस ए टेन ए बाई 2। ठीक है, मतलब एस का मतलब आपको क्लियर है, ये ड्राइव फॉर्मूले हैं, कंफ्यूज मत होना, लर्न कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन आर इक्वल टू एस माइनस ए टेन ए बाई 2, टेन ए एंगल है, सेम एस माइनस बी टेन बी बाई 2 एंगल, आर इक्वल टू एस माइनस सी टेन सी बाई 2। ये बन गए फॉर्मूले और ड्राइव फॉर्मूले हैं, याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम एक फॉर्मूला और आता है हमारे पास, आर इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हम 4r साइन ए बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ड्राइव फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं एक जगह इसी लर्न लिखवा रहा हूं जिससे कि याद रहे आपको, ये भी इन रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला आ जाता है। ठीक, यहां पर r हमारे पास बताऊंगा अभी, ए बी सी अपॉन 4 ऑफ डेल, डेल यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल है, डेल यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आर अभी कैपिटल आर इस ए बी सी से वर्टिसेस से पास होके जाने वाले सर्किल के सेंटर से ए और बी की डिस्टेंस, मतलब सरकम रेडियस, आगे आर्टिकल वही है, आर यहाँ पे सरकम रेडियस है। ठीक है, वैसे लर्न कर लेंगे, रिलेशंस को याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर कोई डायरेक्ट टिक करने को आ गया तो डायरेक्ट टिक कर देंगे, बार बार ड्राइव करने से टाइम वेस्ट होता है कि ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम होता नहीं है। तो आपको ये इन सेंटर की पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में बढ़ रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास सरकम सेंटर। तो अब हम लोग इन सेंटर पढ़ा, इन सेंटर का एक इंपॉर्टेंट रिमार्क और देखिए जरा, इन सेंटर पे बेस्ड कि जैसे ट्राइंगल है, ये इसका इन सर्कल है, ए बी सी, जहां पर ये टच कर रहा है उसको डी माना, इसको ई और इसको हमने एस दिया। तो एक सर्किल की थ्योरम होती है
कि सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से खींची गई दो टेंजेंट, तो ध्यान से देखोगे ए पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचे तो ए एफ और ए ई टेंजेंट है, ए एफ और ए ई टेंजेंट है और दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है। ये सर्किल की प्रॉपर्टी होती है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को अभी इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट है जो मुझे यहाँ पे नोट कराना है आपको कि ए एफ और ए ई लेंथ ऑफ टेंजेंट है। बड़ा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ये इक्वल होता है एस माइनस ए के सामने, इसको जरा अंदर बनाते हैं पॉइंट को, ए के सामने ए लेंथ, बी के सामने बी और सी के सामने सी, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगी एस माइनस ए, बी डी और बी सी लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये हो जाएगा हमारे पास एस माइनस पी। इसी तरह सी ई और सी डी लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगा एस माइनस सी। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आप याद रखिएगा कि सर्किल की प्रॉपर्टी की वजह से ये टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही हैं और ये टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। और इनको निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि ए एफ ए ई बराबर होंगे, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होंगी। इसी तरह बी एफ डिलीट कर देना। तो मैंने आपको बताया कि इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इन सेंटर का एक इंपॉर्टेंट रिमार्क देखिए, इन सेंटर का एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया, मुझे मालूम है इन सेंटर क्या होता है कि ट्राइंगल की तीनों इंटरनल साइड को टच करके जाने वाले सर्किल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं। तो जो ट्राइंगल की तीनों इंटरनल साइड है वो एक सर्किल को टच कर रही है ना, मान लो ये टच करने वाला पॉइंट आपको डायरेक्टली डी और इसको ई और इसको एफ दो, ये टच करने वाला पॉइंट है कि ट्राइंगल की साइड सर्किल को जहां टच कर रही है। आपको एक एलिमेंट्री बात है पता होगी कि अगर ए पॉइंट है उससे एक हमने एक लाइन खींची ए बी और एक लाइन खींची ए सी, तो ये टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है कि टच करके जा रही है, तो टेंजेंट है। और ए ई और ए डी इक्वल लेंथ होती है, ये प्रूफ भी कर देता हूं अगर आपको समझना है। तो ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर आया और ये मैंने इसको जब लिंक किया तो ये और ये बराबर, एंगल बराबर और ये कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये साइड भी क्या हो गई, बराबर हो गई। और पता है आपको ये जो ए ई और ए डी है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट भी कहलाता है। ये आगे आप सर्किल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ए के सामने वाली लेंथ को हम ए कहते हैं स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, तो पता लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, एस माइनस ए। एस क्या है यहाँ पर आप सब जानते हैं, एस है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसी तरह बी ई बी एफ ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये कहलाएगी एस माइनस पी। सिमिलरली सी डी सी एफ ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये भी कहलाएगा एस माइनस सी। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये थ्योरम कि अगर हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस पता है और हम उस सर्किल पर खींची मतलब उसके इन सर्किल पर खींची जाने वाली टेंजेंट की लेंथ निकालना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट इस कंसेप्ट को लगा के हम उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक्स है। लोग कहते हैं मैथ्स में टिप्स एंड ट्रिक्स, तो टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ नहीं होता, डेरिवेशन ड्राइव रिजल्ट को आप डायरेक्ट लर्न कर लो, ये ट्रिक्स कहलाती है। लेकिन लर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम इतने सारे फॉर्मूले इतने सारे कंसेप्ट को कितना स्टोर कर पाएंगे दिमाग में, तो बेटर है कि डेरिवेशन क्लियर होनी चाहिए। मैंने इसकी स्मॉल डेरिवेशन आपको समझा दी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये इसके बराबर हो गया। हमने एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये तीनों मतलब ये एस माइनस ए एस माइनस बी, ये एस माइनस बी एस माइनस सी, ये एस माइनस सी एस माइनस सी लेंथ कहलाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम शुरू करते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का नेक्स्ट आर्टिकल है सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर कहते हैं।
किसी भी, ये हमने ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस से क्रॉस होके जाने वाले सर्किल के सेंटर को सर्कम सेंटर कहते हैं। देखने वाली डेफिनेशन क्या हुई कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से होकर जाने वाले सर्किल के सेंटर को सर्कम सेंटर कहते हैं। ठीक, यानी कि इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होकर जाने वाले सर्किल के सेंटर को सर्कम सेंटर कहते हैं। ये तो हुई देखने वाली डेफिनेशन, लेकिन इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या हुई, समझिए टेक्निकल डेफिनेशन। किसी भी ट्राइंगल के साइड्स 1 2 3 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो परपेंडिकुलर भी हो और आधा आधा कर रहे हो, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितने मिलेंगे, 3। तो किसी भी ट्राइंगल के 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्करेंट होते हैं, यानी कि एक पॉइंट से पास होके जाते हैं, और वो पॉइंट उस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कहलाता है। यानी क्या हुआ कि मैंने आपको बताया एक डेफिनेशन कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होके जाने वाले सर्किल के सेंटर को सर्कम सेंटर कहते हैं, देखने वाली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, किसी भी ट्राइंगल के 3 साइड है, एक ए बी, एक ए सी और एक बी सी। तो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्करेंट होते हैं, और वो कॉन्करेंट पॉइंट इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कहलाता है। तो डेफिनेशन क्लियर हुई, ये देखने वाली और ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन। अब हम इसके अंदर सर्कम सेंटर के अंदर आगे पढ़ते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले कि निकालते कैसे सर्कम सेंटर। तो नाउ सबसे पहले हम मेथड सीखेंगे कि सर्कम सेंटर को निकाला कैसे जाता है। मेथड टू फाइंड द सर्कम सेंटर। सपोज करो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ कर लिया मेथड में। आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा हेडिंग से स्टार्ट कर लें। मेथड टू फाइंड द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर फाइंड करने का मेथड, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ट्राइंगल बनाया, और इसके वर्टिसेस से पास होके जा रहा है ये एक सर्कल। देखिए, मुझे इसका सेंटर फाइंड करना है जिसको मैं सर्कम सेंटर नाम दूंगा। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट लेट सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ओ, और जिसको आप मान लीजिए अल्फा बीटा। यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, -5, 0, ऐसी मन से मान लिया एग्जांपल। स्टेप फर्स्ट मैंने कहा कि ओ है, सर्कम सेंटर है, ओ मैंने माना अल्फा, बीटा। अब मुझे मालूम है स्टेप सेकंड कि जो ओ ए, ओ बी और ओ सी है, ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीनों बराबर होंगे, और ये तीनों बराबर होकर बन जाएंगे रेडियस। तो मुझे मालूम है कि ओ ए का स्क्वायर बराबर होगा ओ बी के स्क्वायर के, ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा ओ सी के स्क्वायर के, और ओ सी का स्क्वायर बराबर होगा ओ ए के स्क्वायर के। तो ओ ए क्या हुआ, अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर करके तो अंडर रूट गायब हो गया, ठीक। उसे बराबर रख दिया ओ बी के। ओ बी कितना हुआ, अल्फा -3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -4 का होल स्क्वायर। इसी तरह ओ सी, ओ बी अल्फा -3 का होल स्क्वायर, बीटा -4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी
अल्फा प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस, दो ही काफी है। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो से ही काम हो जाएगा। हमने क्या करा, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरे को सॉल्व किया। जैसे ही हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया तो वी ऑब्टेन टू इक्वेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा की हमें दो इक्वेशन मिली, उन्हें हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व फॉर अल्फा एंड बीटा, और जो अल्फा बीटा आए यही तो निकालना था, सर्कमफेरेंस तो निकालना था। बहुत इजी है मेथड। अल्फा बीटा माना, ओ ए को ओ बी के बराबर रखा, ओ बी को ओ सी के बराबर रखा, ये तीनों बराबर होंगे रेडियस की वजह से, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी के स्क्वायर के रख दिया, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ सी के स्क्वायर के रख दिया। ऐसा करने पर आपको ये दो इक्वेशन मिल गई। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के टर्म कट जाएंगे, इसमें भी कट जाएंगे, तो ये दो इक्वेशन अल्फा बीटा की लीनियर आएंगी, जिनको सॉल्व करोगे अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा बीटा ही निकालना है क्योंकि अल्फा बीटा ही यहाँ पर सर्कम सेंटर है। एक मेथड, अभी मैंने आपको एक मेथड बताया कि आप इस मेथड से सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका दूसरा मेथड, सेकंड देखते हैं। इसमें क्या करा कि ये ट्राइंगल है, इसमें डेफिनेशन का इस्तेमाल किया जो सर्कम सेंटर की डेफिनेशन होती है। क्या होती है? सर्कम सेंटर होता है किसी भी ट्राइंगल के साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, यानी कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, ये जिस जगह कट करेंगे वही तो सर्कम सेंटर होगा। अब जैसे एग्जांपल बना लेते हैं, 1,3, 4,7, 5,2। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे इक्वेशन निकालनी है, इसको डी मान लेना मिड पॉइंट को, इसको ई नाम दे देना, तो मुझे इक्वेशन ऑफ, मुझे मैं ऐसे कहूंगा, आप इसको इस तरह कहो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी क्या होगा? ओ ई होगा, ओ ई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी क्या होगा? ओ डी होगा। तो फॉर ओ ई, हमें ओ ई निकालना, तो कैसे निकालेंगे? ओ ई क्या है? मिड पॉइंट। कैसे निकलेगा? ई मिड पॉइंट निकालो, यानी 1 + 4/2, 7 + 3/2, तो ई इक्वल टू कितना आ गया? ई यूनिट आ गया हमारे पास 5/2, और ये आ गया हमारे पास 5। अब हमें निकालना है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन निकालने के लिए पॉइंट पता होना चाहिए और उसकी स्लोप पता होना चाहिए। हमें मालूम है कि ये लाइन इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ ओ ई -1 स्लोप ऑफ ए बी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इतनी बात तो कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनकी जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, यानी कि ये कम आ गया -1 स्लोप ऑफ ए बी कितना निकल के आया? 7 - 3 अपॉन 4 - 1, इट कम्स इक्वल्स टू -3/4। या -3/4 आ गया। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन आ जाएगी y - 5 -3/4 x - 5/2। ये आपके पास आ गई एक इक्वेशन ओ ई। इसी तरह आपने फाइंड करी इक्वेशन ऑफ ओ डी। सॉल्व, दोनों को क्या करा आपने? सॉल्व किया। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन आ गए, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएंगे हमारे पास, सर्कमसेंटर। ठीक, क्या करा, फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में आपको पता है कि ये मिड पॉइंट होगा, मुझे ओ ई की इक्वेशन निकालनी है, ओ डी की निकालनी है, ई मिड पॉइंट है ए बी का, डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो आपने ई निकालने के लिए इनका मिड पॉइंट थ्योरम से ई निकाल लिया। ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी के, तो स्लोप ऑफ ओ ई होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ओ डी होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी। दोनों लाइन की इक्वेशन निकाली, दोनों लाइन को सॉल्व कर लिया, तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वही हमारे पास सर्कमसेंटर आया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट मेथड। किसी भी ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस से पास होकर जाने वाले सर्किल के सेंटर को हम लोग सर्कमसेंटर कहते हैं। ठीक है, तो मुझे इसका अगर सर्कमसेंटर निकालना है तो मुझे मालूम है कि ये जो भी होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो होगा, अभी डेफिनेशन से पढ़ा था हमने। तो अगर आप कुछ देर के लिए इसको ओ को लेट, ओ को आपने अल्फा बीटा माना, सर्कमसेंटर को आपने क्या करा, अल्फा बीटा मान लिया। तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ ओडी, ओडी की स्लोप इनटू स्लोप ऑफ पीसी -1 हुआ, क्लियर। परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1 होता है। इसी तरह स्लोप ऑफ ओ ई इंटू स्लोप ऑफ ए सी -1 होगा। ठीक, तो ओडी और बीसी इनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। अब क्या हुआ कि आपने ओ को नाम दिया, ओ को कुछ माना, एग्जांपल बनाओ, चलो 1,4 5,3 और -2,4। अब आपने क्या करा कि स्लोप ऑफ ओडी निकाला, तो ओडी डी पॉइंट तो पता है मिड पॉइंट है, कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ो, डिवाइड करो, यानी 3/2 और 7/2, और ये कैसे निकलेगा -1/2, और ये आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक, तो हमने देखा अगर मुझे स्लोप ऑफ ओडी निकालना है तो ओडी को मैंने ओ को अल्फा बीटा माना, तो ओ डी की स्लोप कैसे आएगी, बीटा -7/2 इंटू अल्फा -3/2। ये एक स्लोप निकालने का एलिमेंट्री बात है। वैसे मैं अभी अगले आर्टिकल में स्ट्रेट लाइन में वाली बात सिखाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी आप समझ लें कि अगर 2 पॉइंट की स्लोप निकालते हैं तो y2 - y1 अपन x2 - x1 होता है। इसी तरह स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC कितनी है, 4 - 3 अपॉन -2 इंटू -5। ऐसा करने से अल्फा बीटा में आपको एक इक्वेशन मिल गई। यही काम अब इसके लिए करो, यानी कि बीटा -4 अल्फा + 1/2 इंटू स्लोप ऑफ AC -4 अपॉन -2 इंटू -2 -1 बराबर -1, ये मिल गई B। ऐसा करने पे अल्फा बीटा की 2 लीनियर इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन A एंड B और फाइंड करोगे आप अल्फा, फाइंड करोगे आप बीटा। समझ में आ गया आप लोगों को कि आप स्लोप के कंसेप्ट को लगा के भी आप सर्कमसेंटर फाइंड कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ये ट्राइंगल डेफिनेशन क्या थी, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को तो ये कहेंगे परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1, बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट से पास होकर जा रहा है। तो मैंने पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, 2 से ही काम बन गया था। ओ को मैंने अल्फा बीटा माना, तो स्लोप ऑफ ओडी इंटू स्लोप ऑफ BC -1 रख दिया, स्लोप ऑफ OE इंटू स्लोप ऑफ AC -1 रख दिया। इन दोनों को सॉल्व किया, अल्फा बीटा की 2 इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम मेथड 3 के अंदर स्लोप के कंसेप्ट में सर्कमसेंटर फाइंड कर सकते हैं। अब
कुछ रिमार्क देखो सर्कम सेंटर के। तीन मेथड है, जो मेथड अच्छा लगे वो अप्लाई कर लेना। रिमार्क इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन पे बेस क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। पहली प्रॉपर्टी, ये ट्राइंगल है, मुझे अगर सर्कम सेंटर निकालना है इसका, तो एक तो मेथड था, एक अगर कुछ डेटा गिवन हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है मुझे। एक एंगल ए गिवन है, एंगल बी गिवन है और एंगल सी गिवन है, तो हमारे पास आएगा फॉर्मूला x1 sin 2a, x2 sin 2b, x3 sin 2c अपॉन sin 2a sin 2b sin 2c। क्या करा, x1 sin 2a, x2 sin 2b, x3 sin 2c अपॉन sin 2a sin 2b टाइम्स sin 2c। y1 फिर क्या आएगा, y1 का सेम जो x के साथ किया, sin 2a, y2 sin 2b, y3 sin 2c अपॉन sin 2a sin 2b और sin 2c। ये फॉर्मूला भी आप करेंगे, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे, वैसे इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, लगाना बहुत टफ है क्योंकि ए बी सी के एंगल फिर एंगल में डबल करो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव के अंदर कोई पूछ ले आपसे कि बताओ कि क्या नीचे दिए हुए ऑप्शन में से सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है, तो पता होना चाहिए आपको ना। इसी से एक फॉर्मूला और बनता है, क्या देखें, साइड्स को भी इन्वॉल्व कर लो आप, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, तो ये बनेगा ए x1 cos a, b x2 cos b, c cos c अपॉन a cos a, b cos b और c cos c, कॉमा इसके बाद c cos c, कॉमा a y1 सेम, a y1 cos a, b y2 cos b, c y3 cos c अपॉन a cos a, b cos b और c cos c। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इस फॉर्मूले को लगा के भी आप डायरेक्ट सर्कम सेंटर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये फॉर्मूले लगाना थोड़े टफ होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको इन फॉर्मूलों का आना बहुत जरूरी है, कि जिससे कि डायरेक्ट टिक कर लो आप, ठीक ना। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखो इसकी, अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर उस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। क्लियर है वैसे भी, क्योंकि आपको 10th क्लास में 0 पता है कि सेमी सर्किल बनाओ कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल होता है, उसको रिवर्स कर लो कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाया तो यानी कि ये सेमी सर्किल हो गया, सेमी सर्किल हो गया तो ये BC डायमीटर हो गया, BC डायमीटर हो गया तो ये क्या हो गया, मिड पॉइंट उसका सेंटर हो गया। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट उस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर होता है, ठीक। तो ये हो गई साहब आपकी सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टीज। अगला टॉपिक हमारा, अगला इसके अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर 4th नंबर पे है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्थो सेंटर पे बेस क्वेश्चन बहुत आते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या है समझे, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ऑर्थो सेंटर बड़ा इजी टॉपिक है, लेकिन बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके कि किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर डाला,
वर्टेक्स से सामने साइड पे परपेंडिकुलर डाला, इससे डाला और इससे डाला। किसी भी ट्राइंगल में वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे हमने परपेंडिकुलर डाला तो वो तीनों परपेंडिकुलर एक पॉइंट पर कट करते हैं। किसी भी ट्राइंगल में वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाला, एडी, इससे डाला एफ, इससे डाला बी, तो तीनों जाके एक पॉइंट पर कट करते हैं। वो पॉइंट उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्या बताया मैंने कि किसी भी ट्राइंगल में वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालो तो वो जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है वो उस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड कहलाता है। तीन वर्टेक्स हैं, तीन एल्टीट्यूड मिलेंगे, तीनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। ठीक है, तो अब मुझे समझना है कि ऑर्थो सेंटर निकालेंगे कैसे। निकलेगा डेफिनेशन से, जो डेफिनेशन है उसी को सॉल्व कर लो। देखो लॉजिक लगाओ, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे डाले गए परपेंडिकुलर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। यानी कि ऑर्थो सेंटर जब निकालने की बात की जाए तो समझना भी यही है कि ऑर्थो सेंटर जब निकालने की बात की जाए तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए आप एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लो, उन एल्टीट्यूड की इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो, तो जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। क्लियर? ठीक, तो ऑर्थो सेंटर की टेक्निकल डेफिनेशन क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर को फाइंड कैसे। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम इसके अंदर ऑर्थो सेंटर निकालने का मेथड समझते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे आपको समझा दिया कि आप एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालो और उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले एक मेथड सीखते हैं। एग्जाम्पल बना लेते हैं इसको, 1, 3, 4, 7, 5, 0। मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, तीनों वर्टिसेस ले लिए। अब मुझे इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम, स्टेप फर्स्ट, लेट ऑर्थो सेंटर इज अल्फा कॉमा। सबसे पहले आपने माना कि जो ऑर्थो सेंटर है वो अल्फा बीटा मान लिया। ठीक है, तो मुझे मालूम है स्लोप ऑफ ओडी इंटू स्लोप ऑफ बीसी बराबर -1 होगा। ओडी की स्लोप और बीसी की स्लोप -1 होगी। हाँ होगी, क्लियर है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ ओ ई इंटू, अच्छा, स्लोप ऑफ ए सी -1 होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि ओ डी और ओ ई, डी तो पता ही नहीं है ना, ई पता है, तो जरा ध्यान से देखो, जो ओ डी है और ए डी है, एक ही लाइन तो है, ओडी और एडी एक ही लाइन तो है। तो इसका मतलब जो ओडी की स्लोप होगी वही ओए की स्लोप होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ओडी की जगह स्लोप ऑफ ओ ए इंटू स्लोप ऑफ BC बराबर -1। OE की जगह हम कह सकते हैं OB। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें D और E पॉइंट नहीं निकालने, निकल जाएंगे लेकिन कैलकुलेशन को क्यों बढ़ाएं, कैलकुलेशन हमें शॉर्ट करनी है। तो मैंने क्या करा कि OD की जगह OA और OE की जगह OB की स्लोप रख दी, क्योंकि दोनों एक ही लाइन है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब इसको एग्जांपल में करते हैं, हम लोग इसे अप्लाई करते हैं, इस कंसेप्ट को यहाँ कर रहे हैं एग्जांपल में, ध्यान देना। अब मैंने अगर स्लोप ऑफ ओ ए की बात करी और ओ को मैंने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा,
तो भैया हुआ क्या, बीटा माइनस 3 अल्फा माइनस 1 इंटू ओ ए, फिर बी सी, 7 माइनस 0 4 माइनस 5 बराबर -1। ये आ गई एक इक्वेशन। स्लोप ऑफ ओ ई ओ बी यानी कि बीटा माइनस 7 अल्फा माइनस 4 इंटू बीटा माइनस 7 अल्फा माइनस 4 इंटू स्लोप ऑफ ए सी कितना हुआ 3 माइनस 0 और 1 माइनस 5। ये अल्फा बीटा में आपको दो इक्वेशन मिल गई। आप इसको नाम दे दो, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो। क्या करोगे आप, सॉल्व ए एंड बी, और क्या आ जाएंगे निकल के, अल्फा बीटा आ जाएंगे। इजी मेथड है, समझ में आ गया होगा। फिर रिपीट कर देता हूँ। मैंने ओ को अल्फा बीटा माना, ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ओ डी और ओ ए एक ही लाइन है तो मैंने ओ ए परपेंडिकुलर रख दिया बी सी के, ओ बी परपेंडिकुलर रख दिया ए सी के, दोनों का प्रोडक्ट रख दिया -1, दोनों की स्लोप निकाल के दोनों का प्रोडक्ट जब -1 रखा तो अल्फा बीटा में दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व किया अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। तो ये क्लियर हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई तो आपके पास ऑर्थो सेंटर निकल के आ गया। अब बात करते हैं उसका मेथड सेकंड। मेथड सेकंड अप्लाई करते हैं। क्या हुआ मेथड सेकंड, मेथड सेकंड कुछ नहीं, डेफिनेशन को ही सॉल्व करते हैं। डेफिनेशन क्या है कि किसी भी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही तो ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो एक काम करते हैं ना, एल्टीट्यूड निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ एडी निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ एडी, इक्वेशन ऑफ कोई भी निकाल लो, बीई निकाल लो, और दोनों को क्या करते हैं हम, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, और फाइंड करते हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसा करने से क्या आएगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वही तो ओ है, वही तो हमारे पास इनके सर्कमफेरेंस निकल के आ जाएंगे। तो एडी की क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां करते हैं एडी, ए पता है, स्लोप निकालनी है, तो स्लोप ऑफ एडी इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ बीसी। समझ में आ गया ना, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है भैया, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा -1, एक लाइन स्लोप निकाल लेंगे। इसी तरह आपको इक्वेशन ऑफ बी निकालने के लिए आपको क्या पता है, बी पॉइंट पता है 4,7, तो स्लोप ऑफ बीई इक्वल टू हो जाएगा -1 स्लोप ऑफ एसी। ठीक, अब इन दोनों में आपको स्लोप पता है और पॉइंट पता है, स्लोप पता है पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लिया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ऑर्थो सेंटर है। मेथड सेकंड क्लियर। ठीक, क्या करा, एडी की इक्वेशन निकाली, बीई की निकाली, दोनों को सॉल्व कर लिया, जो पॉइंट आया वही हमारे पास ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, नाउ मेथड थर्ड। इस मेथड को अप्लाई तब करते हैं जब हमारे पास एंगल भी गिवन हो। मेथड क्या, एक फॉर्मूला हो गया है बेसिकली, ये एंगल ए बी सी, अब यह एंगल गिवन है, तो ये एंगल गिवन है तो ऑर्थो सेंटर निकालने का फॉर्मूला आ जाता है क्या, कि x1 tan A, x2 tan B, x3 tan C अपॉन tan A tan B tan C, कॉमा y1 tan A, y2 tan B, y3 tan C अपॉन tan A tan B tan C।
ए पता है, बी पता है, सी पता है, ये पॉइंट गिवन है आपके पास, तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा के ऑर्थो सेंटर को भी आप निकाल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले को टिक करने के लिए पता होना चाहिए, यूज़ करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक, तो ऑर्थो सेंटर का 3 फॉर्म मैंने आपको कंसेप्ट आपको बता दिए कि कैसे हम ऑर्थो सेंटर निकालते हैं। लेकिन ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होकर आते हैं। तो देखिए साहब, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, प्रॉपर्टीज कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा उस वर्टेक्स पर होता है जिस पे राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा उस वर्टेक्स पर होता है जिस पर राइट एंगल बन रहा है। क्यों? परपेंडिकुलर डालो, ये डाला परपेंडिकुलर, तो ये कहाँ आके मिल रहे हैं? बी पे ही तो मिल रहे हैं आके। तो मैंने ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या है कि ऑर्थो सेंटर एक ऐसे पॉइंट का लोकस, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही तो ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो इससे परपेंडिकुलर डाला, इससे परपेंडिकुलर डाला, ये जाके मिल गए बी पर, और बी पर क्या बन रहा है? राइट एंगल। तो इसका मतलब हमें बात समझ में आई कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर उस वर्टेक्स पर मिलता है जहां पर राइट एंगल फॉर्म होता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर इज एट vertices where right angle is formed, जहां पर राइट एंगल बन रहा है। ठीक, आईडी में क्वेश्चन करते हैं, x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स है। इक्वेशन ऑफ 3 sides of इसी ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1। मुझे उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है ये x इज इक्वल टू 0 हो गया, ये y इक्वल टू 0 हो गया, और ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गया। इन तीनों ने मिलकर ये ट्राइंगल बनाया। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगल किससे बन रहा है? ओरिजिन पे। तो इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो किस पे होगा? ऑर्थो सेंटर एट किस पे हो जाएगा? 0,0। ये आईआईटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर तो नहीं याद है लेकिन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर पूछा गया, बता दिया हमने। ठीक, कि क्योंकि राइट एंगल बन रहा था, राइट एंगल बन रहा था, तो राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा उस वर्टेक्स पे होगा जहां पर राइट एंगल बन रहा है। बार बार ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर कोई ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल एक्यूट एंगल है यानी सारे एंगल 90 से छोटे हैं, तो उसका जो ऑर्थो सेंटर मिलेगा वो ट्राइंगल के इनसाइड मिलेगा, अंदर मिलेगा। ठीक, यानी कि हम इस बात को लिखेंगे, इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर lie inside the ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्राइंगल के अंदर लाई करता है। अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, इससे परपेंडिकुलर डाला, इससे वर्टेक्स से डालेंगे परपेंडिकुलर तो ये मिलेगा, और इससे डालेंगे परपेंडिकुलर तो ये मिलेगा। तीनों जो एल्टीट्यूड्स हैं वो बाहर मिल रहे हैं। तो
ऑब्ट्यूस एंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है। इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर लाई आउटसाइड द राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर जो होता है वो हमेशा उस वर्टेक्स पे लाई करता है जिस पे राइट एंगल बन रहा है, लेकिन एक्यूट एंगल के अंदर ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर हमेशा उस पर लाई करता है जिस पर जब बाहर की तरफ, क्यों, क्योंकि तीनों एल्टीट्यूड जो कट कर रहे हो बाहर कट कर रहे हैं। राइट एंगल में वर्टेक्स पे कट करते हैं, एक्यूट एंगल में अंदर कट करते हैं। तो आपको ऑर्थो सेंटर क्लियर हो गया होगा, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लेना बार बार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़। एक्स सेंटर, कोई ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल मैं एक्सटर्नल साइड्स के साथ बना रहा हूं, तो किसी भी ट्राइंगल की तीनों एक्सटर्नल साइड को टच करके जाने वाले सर्किल के सेंटर को ट्राइंगल का एक्स सर्कल कहते हैं और उसके सेंटर को एक्स सेंटर कहते हैं। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एक्सटर्नल साइड, ट्राइंगल खींचा तो दो तीन मिली, एक ये को टच करके जाने वाले सर्किल के सेंटर को एक्स सर्कल कहते हैं और उसके सेंटर को एक्स सेंटर कहते हैं। ये तो वो देखने वाली डेफिनेशन, ए के सामने E1 मान लेना, बी के सामने E2, सी के सामने E3। ये तो वो इसकी देखने वाली डेफिनेशन की दिखता कैसा है। अब हम बात करते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की। तो किसी भी ट्राइंगल के एक्सटर्नल एंगल, किसी भी ट्राइंगल के एक्सटर्नल एंगल कॉन्करेंट होते हैं, कैसे कहो, मिली दो रहे एक तरफ, तो किसी भी ट्राइंगल के एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो पॉइंट उस ट्राइंगल का एक साइड का उस तरफ का एक्स सेंटर कहलाता है। ठीक, जैसे अब ये इसकी बात करेंगे बी और सी के, तो बी खींचा, सी खींचा, ये E1। तो देखने वाली डेफिनेशन, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एक्सटर्नल साइड को टच करके जाने वाले सर्कल के सेंटर को एक्स सर्कल कहते हैं, उसके सेंटर को एक्स सेंटर कहते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन, किसी भी ट्राइंगल के एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को उस ट्राइंगल का एक्स सेंटर कहते हैं। एक्स सेंटर निकालते कैसे हैं, देखो, ए को नाम दे दो x1, y1, b x2, y2, c x3, y3। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी हमारे पास है। तो इन सेंटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसी से एक्स सेंटर निकालने का फॉर्मूला बन जाता है। कैसे, देखो थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं मैं स्पेस बनाने के लिए। इन सेंटर का फॉर्मूला होता है ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी ay1 by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो E1 का फॉर्मूला हमें निकालना है, तो a के साथ x1, E1 a साइड की तरफ आ रहा है तो माइनस का ax1 bx2 cx3 माइनस a प्लस बी प्लस सी माइनस का ay1 by2 cy3 अपॉन माइनस a प्लस बी प्लस सी। E2 निकालना है तो E2 आ रहा है हमारे पास, E2 हमारे पास किसके साथ आ रहा है, B के साथ, ax1 माइनस का bx2 cx3 अपॉन a माइनस बी प्लस सी ay1 by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस बी प्लस सी। मतलब जिसके साथ जो आता है वो नेगेटिव लेते हैं। b आ रहा है E2 के साथ तो b नेगेटिव। E3 की बात करेंगे तो ax1 bx2 cx3 a प्लस बी माइनस सी
a/1 b/2 माइनस का c/3 अपॉन a प्लस बी माइनस का c। याद रखना बहुत इजी है कि जो इन सेंटर का फॉर्मूला होता है उसे याद रखना चाहिए। अब E1 आ रहा है a के साथ, तो a वाले को नेगेटिव कर दो, दोनों तरफ a नेगेटिव हो गया। E2 आ रहा है b के साथ, तो b वाले को नेगेटिव कर दो। E3 आ रहा है c के साथ, तो c वाले को नेगेटिव करो। याद करो, टेक्निकल डेफिनेशन क्लियर है और आपको देखने वाले डेफिनेशन क्लियर है, दोनों डेफिनेशन क्लियर है, तो आपका एक्स सेंटर आपको समझ में आता है। ठीक, तो एक्स सेंटर के साथ हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की कड़ी खत्म होती है। अब लेकिन इनकी कुछ मिक्स प्रॉपर्टीज, ये सारे एक्स सेट जितने भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, इनकी मिक्स प्रॉपर्टीज क्या है वो समझे जरा। मिक्स प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मिक्स प्रॉपर्टी में फर्स्ट की बात करते हैं कि अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो उसका सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब एक ही पॉइंट पर होते हैं। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो उसका सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब एक ही पॉइंट पर होंगे। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तीनों साइड इक्वल हैं तो। दूसरी, किसी भी ट्राइंगल में, अब ट्राइंगल कैसा भी है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखेंगे, किसी भी ट्राइंगल में ओ, जी और सी, O फॉर ऑर्थो सेंटर, G फॉर सेंट्रॉइड, C फॉर सर्कम सेंटर। किसी भी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर तीनों ही, इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर लाई करते हैं, एंड दे हैव ओजी रेशो जीसी 2:1, उनके बीच में एक रेशो होता है 2:1। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि किसी भी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, कोलिनियर होते हैं और उनमें रेशो होता है 2:1। इस प्रॉपर्टी में बेस्ड क्वेश्चन कई बार ऐसे आते हैं कि ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर पता है, सेंट्रॉइड पता है, सर्कम सेंटर पूछ ले तो रेशियो का फॉर्मूला आगे निकाल सकते हैं, या ऑर्थो पता है, सर्कम पता है, सेंट्रॉइड पूछ ले तो भी हम कर सकते हैं। आईआईटी में इस कंसेप्ट पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आए हैं। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर कोलिनियर होते हैं और उनके बीच में 2:1 होता है। और इक्वेटर ट्राइंगल के अंदर सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर चारों एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक,